गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बिना किसी डिले के बच्चों, टाइम की थोड़ी कमी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले कुछ इफेक्ट्स बताने वाला हूँ कि हमारी वीसीआरएस साइकिल जो हम लोगों ने मॉर्निंग में देखी थी, वो वीसीआरएस साइकिल के जो है वो इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब उसके जो पैरामीटर्स हैं उनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं हमारी सीओपी पे। पहली चीज ये, उसके बाद हम फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। उम्मीद करता हूँ सभी लोग धीरे धीरे आ जाएंगे, जो नहीं भी आएंगे वो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पे बस सेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इफेक्ट ऑफ साइकिल्स पैरामीटर के, ठीक है। इफेक्ट ऑफ साइकिल्स पैरामीटर। तो हमारे पास डिफरेंट साइकिल पैरामीटर है बच्चों। हमारे पास चार चीजें यहाँ पे लगी थी। हमारे पास इवेपोरेटर था, कंप्रेसर था, हमारे पास कंडेंसर था और हमारे पास थ्रॉटलिंग डिवाइस था। तो इन सभी से हम लोगों ने अगर इफेक्ट को देखा जाए तो मैं यहाँ पे बच्चों पीएच डायग्राम बनाऊंगा विच इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पीएच डायग्राम को हम लोग बना के चलेंगे, उसी से बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं। वी ऑल नो दैट दिस विल बी दी डायग्राम, ठीक है। उसमें हमारा एक प्रेशर लाइन है, इट इज विल बी लाइक दिस। एक प्रेशर लाइन है, विल बी लाइक दिस, एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, एंड दिस इज आइसेंथैल्पिक सीधा नीचे। तो वीसीआरएस साइकिल कुछ इस तरह की हमें जो दिखाई देती है, जो हमने सुबह पढ़ी थी। नाउ 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ अब यहाँ पे देखिए, इसमें किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट अगर आपको देखना है सीओपी में, या कुछ भी चेंजेस आपको देखने हैं, तो वो चेंजेस आप कहां से देख सकते हैं? वो चेंजेस आप देख सकते हैं इवापोरेटर, कंडेंसर और आपका दैट इज ये क्या है, कंप्रेसर एंड थ्रॉटलिंग डिवाइस, इनके ऊपर। तो इसमें भी आपको बेसिकली क्या देखना है, एक एक करके चारे पैरामीटर्स को हम चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूं बच्चों, फर्स्ट मैं लेता हूं यहां पे, दैट इज टू लोअर दी इवापोरेटर प्रेशर, टू लोअर दी इवापोरेटर प्रेशर, ठीक है ना। तो हम इवेपोरेटर प्रेशर को कम करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो मैं यहां पे इवेपोरेटर प्रेशर को कम कर रहा हूं, मतलब मैं दूसरे पेन से सिर्फ आपको लोअर प्रेशर करके दिखाता हूं। तो देखिए हम यहाँ पे इफेक्ट बच्चों एक एक करके लगाएंगे चारों, और चारों में हम ये देखेंगे सीओपी किस में इंक्रीज करती है, किस में डिक्रीज, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में सीधा सीधा आता है। याद रखिए, जब मैं लोअर करके देख रहा हूं तो आप हायर करके उसका ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स अंदाजा लगा लें, ठीक है ना। लेकिन हम कभी हमेशा कर्व को, जैसे हमने रेनकाइन साइकिल में भी किया था, हम कर्व को हमेशा स्ट्रेच करके देखते हैं कि खोल के देखें पूरा कितना, क्योंकि बाहर जाना आसान होता है, अंदर आना कम मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो बाहर जाने पे क्या इफेक्ट हमें लोगों को मिलते हैं ये हम देख सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए, अगर मैं प्रेशर को लो करता हूं बच्चों, प्रेशर को मैं लो करता हूं, तो प्रेशर को लो करूंगा। अब देखो एक प्रेशर मेरा ये है, करने का भी तरीका समझिएगा बच्चों। एक प्रेशर ये है मेरा इवेपोरेटर प्रेशर, ठीक है, ये है मेरा कंडेंसर प्रेशर। तो कंडेंसर प्रेशर में मैं कुछ नहीं छेड़ रहा हूं, स्टार्टिंग मैंने क्या बोला, इवेपोरेटर प्रेशर को मैं लो कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं। तो आप खुद आइडिया लगाइए, अगर मैं इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करूंगा, मतलब मैं कहीं लो प्रेशर से शुरू करूं, तो मान लीजिए मेरी प्रोसेस यहां होगी। फिर तो अगर ये आइसेंथैल्पिक यहां है तो प्रोसेस यहां से शुरू हुई, तो अब यहां से समझ लीजिए प्रोसेस जो है वो शुरू होती है कहीं यहां। अब देखिए दिस इज पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 4 था, और ये 1 डैश हो गया, इसको 4 डैश बोल देते हैं, है ना। दैट विल बी 4 डैश एंड दैट विल बी 1 डैश। नाउ अब मैंने लोअर कर दिया हमारे इवेपोरेटर प्रेशर को, तो आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर वर्क, अब ये तो इसी प्रेशर लाइन में मीट करेगा, है ना, ये तो इसी प्रेशर लाइन में मीट करेगा। तो इसको मैं सीधा सीधा यहां ले जाऊं कि ये इसी प्रेशर लाइन में मीट करे कुछ यहां। तो अब यहां पे आइडिया ले सकते हैं बच्चों, क्या कि देखिए हमारी सीओपी जो है वो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर वर्क, दो चीजों पे डिपेंड है। ये दोनों में से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, वर्क कंप्रेसर वर्क घटता है, तो सीओपी इंक्रीज करती है, नहीं तो उल्टा। तो अब यहां पे सिंपली हम देखें कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, देखिए हमने कहा था कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो ये चीज है H4 H1 माइनस H4। तो H1 माइनस H4 अगर आप देखोगे और H1 डैश माइनस H4 आप देखोगे, तो आपको अंतर साफ नजर आएगा बच्चों
कि हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो आपको ये अंतर साफ नजर आएगा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल डिक्रीज। समझ आ रही बात? तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो घटा है। तो यहां पे हम सिंपली बोलें कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीजेस। ठीक है, और साफ दिख रहा है कंप्रेसर वर्क, पहला कंप्रेसर वर्क इतना है और दूसरा कंप्रेसर वर्क हमारा कितना है, पहला कंप्रेसर वर्क आपका इतना है यहां तक, दूसरा कंप्रेसर वर्क आपका यहां तक है। तो आपको यह भी साफ दिख रहा है कि कंप्रेसर वर्क आपका इंक्रीज हुआ है। तो यहां पे हम साफ देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीजेस एंड कंप्रेसर वर्क इंक्रीजेस। तो फिर ये बात तो तय है बच्चों, ये तो ठीक उल्टा हो गया। तो सीओपी हमारी क्या होगी, अब देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है और कंप्रेसर वर्क जो है आपका बढ़ रहा है, ठीक उल्टा हो रहा है। तो मतलब सीओपी विल डिक्रीजेस। तो यहां पे सीओपी जो है वो साफ साफ ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, ये कंफर्म है। समझ आ गई बात? सीओपी जो है वो डिक्रीज होगी। क्लियर है? ठीक है ना? टाइमिंग चेंज नहीं बच्चों, सिर्फ अभी के लिए चेंज हुआ है, आज के लिए चेंज हुआ है। मैंने आपको कहा था कि दिन में हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन चेक करने वाले आए तो हमारा लेक्चर डिस्टर्ब होता, ऐसे में चांस था कि लेक्चर ना हो पाए। तो उससे अच्छा है कि बेटर मैंने 1 घंटे पहले ले लिया, बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए सेकंड इफेक्ट पे आ जाते हैं। तो ये समझ गए लोअरिंग इवेपोरेटर प्रेशर को लोअर करने पे क्या होगा, सीओपी हमारी घटेगी। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर वर्क बढ़ेगा और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो घटेगा। नाउ अगेन मूव अहेड, अगले इफेक्ट पे आ जाओ। नाउ अब ठीक इसका एक और अपोजिट इफेक्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ अब इसका एक अपोजिट इफेक्ट हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए इफेक्ट ऑफ साइकिल पैरामीटर में सेकंड ले रहा हूं मैं, टू रेज दी कंडेंसर प्रेशर। कंडेंसर प्रेशर को रेज करें तो क्या होगा, समझ आ रही बात? कंडेंसर प्रेशर को रेज करें तो क्या होगा। अब आप यहां पे भी समझ सकते हैं, अगर मैं कंडेंसर प्रेशर को रेज करता हूं तो आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए अब यहां पे साफ आ जाइए बच्चों, कंडेंसर प्रेशर रेज। तो अब ये देखो, ये कंडेंसर प्रेशर है, इसको रेज करना मतलब कहीं ऊपर चले जाना प्रेशर पे। तो मान लीजिए मैंने यहां पे चले गया, ये नया पी डैश कंडेंसर आ गया मेरा कुछ ये, ठीक है, ये हो गया मेरा कंडेंसर प्रेशर। ठीक है, इसको मैंने रेज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेस जो है वो कहां तक चले जाएगी, ये साइकिल जो है अब कंप्रेस होकर यहां तक जाएगी, कंप्रेस होकर ये साइकिल जो है वो यहां तक जाएगी। ठीक है ना, दैट विल गोज अप टू दैट पॉइंट। और इस पॉइंट से फिर क्या है, ये ऑब्वियस बात है, इस पॉइंट से फिर कांस्टेंट प्रेशर पे ये कंडेंस होगी, कुछ यहां तक आएगी, है ना, सैचुरेटेड लिक्विड बनेगी। अब सैचुरेटेड लिक्विड बनने के बाद ये इवेपोरेटर प्रेशर तो सेम है इस बार, तो यहां से नीचे आएगी फिर सीधा सीधा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस के थ्रू यहां तक। नाउ दिस इज 4 डैश, नाउ दिस इज 4 डैश, दिस इज ये 1 2 है हमारा, तो ये 2 डैश है, ये 3 है हमारा, तो ये 3 डैश है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम साफ देखें बच्चों, ठीक है ना, तो यहां पे अगर मैं इवेपोरेटर प्रेशर को हमने देख लिया, अब कंडेंसर प्रेशर को अगर मैं राइज करके देख रहा हूं तो मेरे को साफ नजर आ रहा है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले क्या था। मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं दोनों के इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले इतना था, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो गया, इतना हो गया। आर ई डैश बोल देते हैं, पहले आर ई इतना था। तो अब यहां पे भी साफ है बच्चों कि हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और कंप्रेसर वर्क अगर मैं देखूं तो कंप्रेसर वर्क हमारा पहले कितना था, 1 से 2 था। ठीक है, अब 1 डैश 2 डैश, 1 से 2 डैश हो गया है। ठीक है ना, एक्चुअली में तो हम नीचे देखेंगे ना एंथैल्पी में H2 माइनस H1 और H2 डैश माइनस H1, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहाँ लाइनों में ही दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, नहीं तो हम हमेशा नीचे एंथैल्पी चेक करेंगे। तो याद रखिए दैट इज सीओपी, ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम वही हो गया बच्चों कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा घट रहा है और कंप्रेसर वर्क हमारा बढ़ रहा है, तो ऐसे में सीओपी विल डिक्रीज अगेन। तो याद रखिए दो इफेक्ट हमने यहाँ पे बात करी कि अगर हमारा इवेपोरेटर प्रेशर लो करेंगे तो सीओपी हमारी घटेगी,
अगर हमारा कंडेंसर प्रेशर को राइज करेंगे तो सीओपी हमारी जो है वो आपकी क्या होगा, आपकी तब भी घटेगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि हमारा इवेपोरेटर प्रेशर राइज होना चाहिए और कंडेंसर प्रेशर हमारा कम होना चाहिए, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है, ये दोनों में डिफरेंस तो बना रहना जरूरी है ना। तो वो डिफरेंस इसलिए हम बहुत नजदीक नहीं ला सकते, ठीक है ना, लेकिन बहुत बढ़ा भी नहीं सकते, बढ़ा के क्या होगा, सीओपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, समझ आ रही बात। प्रेशर को लो कैसे करेंगे, वहां कांस्टेंट होता है ना। अरे हम कर नहीं रहे हैं प्रेशर चेंज, हम ये कह रहे हैं कि अगर लो प्रेशर पे ही ऑपरेट करो, जिस प्रेशर, जिस कांस्टेंट प्रेशर पे वो अभी है उसकी जगह पे कोई दूसरे कांस्टेंट प्रेशर पे, उसके नीचे वाले कांस्टेंट प्रेशर पे अगर साइकिल को चलाएं, वो तो साइकिल ही हम उससे नीचे वाले प्रेशर पे डिजाइन कर रहे हैं, हम वहां पे नहीं प्रेशर लो कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रेशर को नीचे वाली साइकिल एक और नीचे स्टेप से करें तो, ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये दोनों एग्जांपल समझ गए आप लोग। नाउ थर्ड इफेक्ट में आते हैं। अब देखो हमने ग्राफ को ऐसे स्ट्रेच करके भी देख लिया, सीओपी घटी, ऐसे स्ट्रेच करके भी देख लिया, सीओपी घटी। नाउ अब ऐसे और ऐसे स्ट्रेच करो। अब सुबह आपको याद होगा, सुबह हमने एक चीज डिस्कस की थी, तो हमने कहा था कि बहुत बढ़िया हो अगर ये कंडेंस होने की जगह पे पूरा लिक्विड सबकूल हो जाए, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग। थर्ड हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग। तो अगर मैं बोलूं ठीक है ना, अब हम इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग बोले बच्चों। सब कूलिंग मतलब कि मैं थोड़ा सा और जो है उसे लिक्विड साइड ले जाऊं, मतलब जब कंडेंसर में हमारा निकले तो सब कूल्ड लिक्विड निकले। थर्ड में लेता हूं इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग। देखो जी, अब बहुत आसान है समझना। सब कूलिंग मतलब कि लिक्विड जब यहां से लिक्विड बन रहा है, जैसे लिक्विड बन रहा है हम आइसेंथैल्पिक, हम थ्रॉटलिंग वॉल से पास कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं सब कूल्ड, मतलब लिक्विड जो कंडेंसर से निकले वो थोड़ा सब कूल्ड निकले, मतलब इधर चले जाओ सब कूल्ड रीजन में। अगर टीएच डायग्राम होते तो नीचे ले जाते, ठीक है ना, लेकिन ये पीएच डायग्राम है, आसान है, हम इधर ले गए। इधर ले गए तो मतलब अब यहां से हमने कहीं हमने थ्रॉटल्ड किया, तो ये हो गया 3 नाउ अब देखो मैं यहां से थ्रॉटल्ड करता हूं तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे क्या हुआ, थ्रॉटल्ड यहां से होगा तो अब यहां से नीचे आएगा डायरेक्ट कांस्टेंट लाइन पे कुछ यहां पे, और यहां से जो है ये 4 पॉइंट है, यहां से जो है ये इधर ज्वाइन करेगा, अब कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ अब आप देख सकते हैं बच्चों बहुत आसानी से कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट स्टार्टिंग में इतना है, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो इतना है, लेकिन जब हमने सब कूल्ड किया तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा ठंडा करोगे, तो जब ज्यादा ठंडा होगा लिक्विड तो ऑब्वियसली बात है वहां से ज्यादा हीट इवॉल्व कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो सेंसिबल हीट भी ले पाएगा। अभी तक सिर्फ लेटेंट हीट ले रहा था फेस चेंज की, अब सेंसिबल हीट को भी एब्जॉर्व कर पाएगा। तो ऐसे में जो है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में जो है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आता है। पहले इतना था, अब सब कूल्ड करने से इतना हो गया, क्योंकि यहां से तो नीचे डायरेक्ट ही आएगा आइसेंथैल्पिक। तो ऐसे में बच्चों साफ आप देख सकते हो कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब याद रखे, अब आप ये कह भी सकते हो, चलो अभी बात करते हैं। अब कंप्रेसर वर्क की बात करें तो देखो कंप्रेसर वर्क में कोई चेंज नहीं है, वो जितना था उतना ही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि मींस इफेक्ट ऑफ सबकूलिंग हमारा क्या कहता है कि दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीजेज एंड नो चेंज इन कंप्रेसर वर्क। देयर विल बी नो चेंज इन कंप्रेसर वर्क। कंप्रेसर वर्क में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब मैं सीओपी की बात करता हूं तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो गारंटीड बढ़ता है सब कूलिंग करने से, और कंप्रेसर वर्क में कोई चेंज नहीं आता, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो फिर ये साफ है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, तो उसका मतलब सीओपी जो है वो कंफर्म इंक्रीज करेगी ही करेगी। सीओपी जो है वो कंफर्म इंक्रीज करेगी, सीओपी विल इंक्रीज। तो इसलिए ये बहुत अच्छा इफेक्ट होता है बच्चों, जिसको हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि बताइए
इसको अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं सब कुल, तो याद रखिए उसके लिए हम यहाँ पे और ठंडा करने के लिए, क्योंकि कंडेंसर तो फेज चेंज करके देगा सिर्फ, तो हम उसे और ठंडा करने के लिए कई बार हम यहाँ पे हीट एक्सचेंजर भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो हीट एक्सचेंजर कैन इंप्लीमेंट फॉर सब कूलिंग आफ्टर, क्या आफ्टर भी पूछ सकता है, आफ्टर कंडेंसर, कंडेंसर से निकलने के बाद उसे ठंडा करने के लिए हम हीट एक्सचेंजर का भी प्रयोग करते हैं, जिसको सब कूलर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, जो कह रहा है बच्चा सब कूलर, तो वो ठीक है ना। समझ आ गई बात, इतनी समझ गए, ठीक है। तो अब ये लिक्विड वेट भी मिल सकता है बच्चों, ये डिपेंड करेगा कि कितना सब कूल्ड आप कर रहे हो, ठीक है ना। ये लिक्विड जो है वो वेट भी मिल सकता है जितना सब कूल्ड आप कर रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमें लिक्विड ही लिक्विड मिले, ठीक है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि ऑब्वियसली बात इधर से जाए तो लिक्विड लिक्विड मिले, लेकिन आप ग्राफ देख सकते हैं अगर मैं इतना ही सब कूल्ड करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट लिक्विड नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्लियर ना। तो वो डिपेंड करेगा भी केस टू केस, पर इतनी चीज याद रखिए ना। लास्ट इफेक्ट बच्चों कि अगर मैं, अब देखो तीनों साइड से हमने ग्राफ को स्ट्रेच करके देख लिया, तीनों साइड से हमने ग्राफ को स्ट्रेच करके देख लिया। नाउ द लास्ट इफेक्ट, अगर मैं सुपर हीटिंग करता हूं, द फोर्थ इफेक्ट इज सुपर हीटिंग। अब ग्राफ को इधर से स्ट्रेच करके देखो, इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऑप्शंस में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर मैं सुपर हीटिंग करता हूं तो क्या होता है देखिएगा। तो अगर यहां पे सुपर हीटिंग की जाती है तो सुपर हीटिंग मतलब यहां से जब जा रहा है तो ये 1 पे, मैंने क्या बोला था, सुपर हीटिंग करेगा तो मतलब रेफ्रिजरेंट जो है वही हीट अप हो रहा है, पूरा रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट अप हो रहा है, मतलब वो और हीट ले रहा है, सुपर हीट तक की भी हीट ले रहा है। तो इसका मतलब रेफ्रिजरेंट इसको यहां से ना जाके ऊपर थोड़ा और आगे से ले जाएगा, यहां तक, है ना। रेफ्रिजरेंट जो है 1 मान लीजिए यहां तक ले गया, अब यहां से सुपर हीट करेगा उसी प्रेशर तो चेंज नहीं करना है ना, तो प्रेशर लाइन वही रहेगी 2 यहां पे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। अब यहां पे थोड़ा सा आइडिया लगाना मुश्किल होता है कि यार ये वर्क सेम है या बड़ा होगा, तो आप कहोगे यार पैरेलल लाइन के बीच में सर सेम ही होगा, ठीक है ना। तो जनरली जब आइडिया हम डायग्राम देख के लगाते हैं तो हम कहते हैं यार कंप्रेसर वर्क तो लगभग सेम ही नजर आ रहा है और बाकी साइकिल में कोई फर्क नहीं है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सिर्फ इतना था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना था, अब उसने सुपर हीट करने के लिए भी, जैसे सबकूल्ड के लिए हीट ली थी उसने तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा था, ऐसे ही सुपर हीट करने के लिए भी हीट लेगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका और इंक्रीज करेगा। तो ये बात तो कंफर्म है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, ये बात तो कंफर्म है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल इंक्रीज, बट कंप्रेसर वर्क में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये डायग्राम देख के नहीं पता चलता बच्चों, याद रखिएगा। जब कंप्रेसर में, अब देखो आप हीट अप कर रहे हो तो एक चीज कंफर्म है बच्चों, ठीक है ना, ड्यूरिंग सुपर हीटिंग ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट में बी इंक्रीज, ठीक है ना भाई, हीट करोगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेंट जो है वो भी इंक्रीज करेगा। मे भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। तो याद रखिए यहां पे अगर ये ज्यादा इंक्रीज करता है तो फिर डेफिनेटली कंप्रेसर वर्क आपका बढ़ेगा, लेकिन अगर ये कम इंक्रीज करता है तो फिर अभी बात ना, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कंप्रेस करने के लिए ज्यादा वर्क लगेगा, वॉल्यूम कम इंक्रीज करा होगा तो कम करेगा। तो यहां पे सिंपली याद रखिएगा, इसीलिए यहां पे रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड हो जाता है, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, पहले मैं ये पॉइंट लिख देता हूं पूरा, ड्यूरिंग सुपर हीटिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ रेफ्रिजरेंट में इंक्रीज विच इंक्रीजेस द कंप्रेसर वर्क, सो कंप्रेसर वर्क इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं, इंक्रीज और रिमेन सेम डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट। याद रखिए ये भी ऑप्शन में आता है कि यहां पे इस केस में ऑप्शन ये भी आता है पेपर में कि वो टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट पे डिपेंड करेगा कि रेफ्रिजरेंट जिस तरह का है उस तरह का जो है हमारा यहाँ पे चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेंट जिस तरह का है ये याद रखिएगा, तो रेफ्रिजरेंट अगर आपका जो है
वो स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता नहीं है उसका, तो फिर कंप्रेसर वर्क में से तो सीओपी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है तो कंप्रेसर वर्क बढ़ेगा और सीओपी घटेगी। तो याद रखिएगा सीओपी, इसका आंसर हमेशा टिक करेंगे, सीओपी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स ऑन रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी। वो भी कौन सी प्रॉपर्टी? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहां पे बच्चों रेफ्रिजरेंट की स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आए बात? तो ये कंफर्म नहीं है, हमारे पास ऐसे रेफ्रिजरेंट भी है जिनका स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है सुपर हीट करने पे, तो फिर वो बेटर है, उसमें क्या है कंप्रेसर वर्क ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो वहां पे सीओपी बढ़ती हुई नजर आती है। इसलिए इसमें ये नहीं रटना है कि हमेशा बढ़ती हुई नजर आएगी या बढ़ती हुई हमेशा घटती हुई नजर आएगी। ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं अब ओवरऑल आपको यहाँ पे बता देता हूं कि जो भी हमने पढ़ा अभी पिछले 30 मिनट्स में वो हमारा क्या था। तो वो केस थे हमारे बच्चों 4 केस। तो यहां पे उन्हें समराइज कर लेते हैं जो बच्चे लेट भी आए हैं। दैट इज इवेपोरेटर प्रेशर। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखूं तो ज्यादा अच्छा है। इवेपोरेटर प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करता हूं, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता है, कंप्रेसर वर्क जो है वो इंक्रीज होता है, एंड सीओपी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर मैं कंडेंसर प्रेशर को रेज करता हूं, सेम कहानी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो घटता है, कंप्रेसर वर्क जो है वो बढ़ता है, और सीओपी जो है वो अगेन डिक्रीज होती है। अगर मैं सब कूलिंग करता हूं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो बढ़ता है, कंप्रेसर वर्क जो है वो कोई इफेक्ट नहीं रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, और सीओपी जो है वो कंफर्म इंक्रीज करती है। अगर मैं सुपर हीटिंग करता हूं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है, कंप्रेसर वर्क इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है, डिपेंड्स ऑन रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम इस पे डिपेंड करेगा। तो सीओपी भी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है ना, कंप्रेसर वर्क इंक्रीज तो सीओपी डिक्रीज, और कंप्रेसर वर्क इंक्रीज, तो इस तरह से। तो ये जो है इनकी डिग्री दोनों हो सकती है। समझ आ रही बात? तो ये रहा हमारा बच्चों, ये रहा हमारा टोटल ओवरऑल जो हमने पढ़ा। आइए अब क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। ठीक है, और फिर हम सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो VCRS पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास ऑब्जेक्टिव, अभी बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी काफी है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन रखता हूं आपके पास, फटाफट आंसर आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। चलिए फटाफट फटाफट आंसर निकालिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन है अ 10 टन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, मैं फटाफट फटाफट सॉल्व कर रहा हूं। 10 टन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, 10 टन। कह रहा है पावर कंज्यूम, पावर कितने कंज्यूम हो रही है, दैट इज 10 किलोवाट। तो आपसे कह रहा है सीओपी निकालिए। यू ऑल नो दैट द सीओपी इज, दैट इज सीओपी इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन पावर कंज्यूम। ठीक है ना, अपॉन टाइम टेकन लेंगे तो वर्क डन ही हुआ वो। तो दैट इज 10 टन। अब पहले 10 टन को भी किलोवाट में कन्वर्ट करो, तो 10 इंटू 3.5 किलोवाट होता है, ये हमने पढ़ा सुबह। 10 इंटू 3.5 किलोवाट होता है, नीचे कर दूं 10 इंटू 3.5, 1 टन इजिकल टू 3.5 किलोवाट। तो बस 10 इंटू 3.5 अपॉन 10 किलोवाट, 10 से 10 कटा, दैट विल बी 3.5 किलोवाट। तो आंसर विल बी बी, विल बी दी करेक्ट आंसर। बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ गए सब लोग? बी विल बी दी क्लियर कट करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, सबका बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन विद लोअरिंग द कंडेंसर टेम्परेचर कीपिंग द इवेपोरेटिंग टेम्परेचर कांस्टेंट विल, बताइए सीओपी जो है वो क्या होगी इफ वी लोअरिंग द कंडेंसर टेम्परेचर। बताइए अगर कंडेंसर टेम्परेचर को लो करेंगे तो सीओपी क्या होगी।
बताइए बच्चों। नाउ यू ऑल नो दैट कि अभी हमने क्या देखा, कंडेंसर प्रेशर को रेज करके देखा, सीओपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता है तो सैचुरेशन प्रेशर जो भी हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम सिंपली देखें सैचुरेशन टेम्परेचर अगर, ठीक है ना, इसलिए उसने कंडेंसर टेम्परेचर लिखा। कंडेंसर टेम्परेचर मतलब सैचुरेशन, क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ेगा तभी प्रेशर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। तो अब यहाँ पे हमें बोल रहा है वो डिक्रीजिंग, लोअर कर रहे हैं, तो कंडेंसर प्रेशर को लोअर कर रहे हैं, मतलब ऊपर वाले को लोअर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है वहां पे सीओपी घट रही थी, तो यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज करेगी। देखो जल्दी में सब डिक्रीज आंसर कर रहे हैं। डिक्रीज क्यों कर रहे हो भैया आंसर? अभी हमने लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर थोड़ी ना देखा, अभी इतनी जल्दी भूल गए तुम लोग। अभी हमने रेजिंग द कंडेंसर प्रेशर देखा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्या देखा, मतलब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए, हमने ये लिखे हुए कि अगर कंडेंसर प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं तो, ठीक है ना, कंडेंसर प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं तो कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करने पे हमारा सीओपी घट रहा था, ये कह रहा है वो डिक्रीज करने पे क्या होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर बोल रहा है, लेकिन टेम्परेचर, कंडेंसर टेम्परेचर घटेगा तो सैचुरेशन प्रेशर भी घटेगा। तो ऐसे में डिक्रीज करने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उल्टा करना है ना, ए आंसर। जरूरी थोड़ी ना जो बताया उसके अलावा और कुछ पूछेगा ही नहीं, ए विल बी द आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए, लोअरिंग द इवेपोरेटर प्रेशर इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल। इवेपोरेटर प्रेशर को लो करने पे, अब बता दो इवेपोरेटर प्रेशर को लो करने पे क्या होगा। बताइए, इवेपोरेटर प्रेशर को लो करने पे क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करिए। लोअरिंग द इवेपोरेटर प्रेशर इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल, तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड डिक्रीज द सीओपी, ठीक है ना, वर्क बढ़ेगा और सीओपी घटेगी। ये तो अभी हमने देखा ही, तो डायरेक्ट है, तो दैट इज द ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द सबकूलिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर रिजल्ट इन। सबकूलिंग से क्या हो रहा है, तो साफ है बच्चों। अब यहाँ पे देखो सीओपी के बारे में पॉइंट नहीं है, सीओपी के बारे में एक ही पॉइंट है, डिक्रीज इन सीओपी ऑफ द सिस्टम, तो ऐसा तो है नहीं, इंक्रीज करता है सबकूलिंग करने पे। लेकिन अब बाकी के पॉइंट इंक्रीज पे है ही नहीं। एक है डिक्रीज द साइज ऑफ द कंडेंसर, इंक्रीज द साइज ऑफ द इवेपोरेटर, इंक्रीज द साइज ऑफ द कंप्रेसर। जल्दी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द सबकूलिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट, सबकूलिंग करने से क्या होगा। साइज ऑफ द इवेपोरेटर इंक्रीज होगा या साइज ऑफ द कंप्रेसर इंक्रीज होगा। देखो डिक्रीज वाला तो ऑप्शन है नहीं, एयर भी तो हटा दो, ठीक है, एयर भी तो हटा दो। अब बचा सी और डी, सी और डी में से आंसर करिए क्या होगा। क्या इससे कंप्रेसर में कोई फर्क पड़ेगा साइज में या इवेपोरेटर में? तो बिल्कुल सही आइडिया है आपका, दैट इज इंक्रीज द साइज ऑफ द इवेपोरेटर। कंप्रेसर से कोई लेना देना नहीं है, कंप्रेसर में तो सब इवेपोरेट होने के बाद ही जाएगा, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब क्या है बच्चों? तो वी ऑल नो दैट, क्या ये वेट है? बिल्कुल नहीं, वेट ऑफ द मशीन नहीं है, वेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट नहीं है, तो सी आंसर करेक्ट है। द रेट ऑफ द हीट एक्सट्रैक्शन इज 1 टन, ठीक है ना, जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है दैट इज 1 टन। 1 टन ना बोले मतलब रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इज 1 टन भी नहीं, अगर सही से बोले मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हम लोग कह सकते हैं Q2 को, बट इन रेट के अगर टर्म में बोलेंगे तो फिर किलोवाट की टर्म में आ जाएगा वही चीज। क्लियर है? द इन रेफ्रिजरेशन साइकिल द वेपर इज सुपरहीटेड आफ्टर कंप्रेशन देन इट इज कॉल्ड। बताइए, किसी सुबह बात की थी मैंने इसके बारे में, किसी रेफ्रिजरेशन साइकिल में अगर वेपर जो है वो सुपर हीटेड है, कंप्रेसर में सुपर हीटेड वेपर जा रहे हैं, तो उस कंप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए, सुबह ही बात की थी बच्चों इस बारे में, उस कंप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए, सुबह ही बात की थी मैंने इस बारे में, सब सही आंसर दें। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आज थोड़ा टाइम अलग हमने चूज किया है, तो जो अभी नहीं देख रहा है वो बाद में जरूर देख ले। बिल्कुल सही बच्चों, दैट इज कॉल्ड ड्राई कंप्रेशन, है ना, ये बात की थी हमने सुबह, दैट इज कॉल्ड ड्राई कंप्रेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों ये क्वेश्चन सुबह ही बच्चे किसी ने चैट में भी पूछा था, ये क्वेश्चन मैंने बाद में चैट देखता हूं मैं, तो चैट में भी पूछा था ये क्वेश्चन किसी ने, ठीक है ना। द डोर ऑफ अ रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड अ रूम वाज लेफ्ट ओपन,
द डोर ऑफ अ रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड अ रूम वाज लेफ्ट ओपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वो कहता है कि किसी रेफ्रिजरेटर का डोर अगर ओपन रह जाए किसी रूम में तो क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है, अगर वो अभी किसी छोटे सिस्टम को जो है वो ठंडा कर रहा था, लेकिन अगर डोर ओपन रखेंगे तो अब वो इस पूरे सिस्टम को ठंडा करने लग जाएगा, तो उस पूरे सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो रेफ्रिजरेंट को ज्यादा हीट मिली, अब ज्यादा हीट मिली तो रेफ्रिजरेंट और तेजी से चलेगा, तो ऐसे में कंप्रेसर पे लोड बढ़ेगा। तो याद रखिए, जब कंप्रेसर पे लोड बढ़ता है तो फिर कंप्रेसर क्या होगा, हीट अप ज्यादा होगा, तो ज्यादा हीट रिजेक्ट भी करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, एक्चुअल में कमरे में इतना वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जितना ज्यादा वो हीट रिजेक्ट करता है, ठीक है ना। यू ऑल नो दैट Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो Q1 जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो ज्यादा होगा, जिससे रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे में कंप्रेसर पे लोड ओवरलोड पड़ेगा और वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द रूम विल बी ग्रेजुअली वार्म्ड अप, तो रूम जो है वो हल्का सा हीट अप हो जाता है, क्योंकि हीट का रिजेक्शन ज्यादा हो जा रहा है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन के, ठीक है ना। तो इसलिए रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A simple saturated refrigeration cycle has the following state points। अब ये किसी रेफ्रिजरेशन साइकिल के अलग अलग पॉइंट दिए हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इसे फटाफट। ठीक है, ये हमें पॉइंट दिए हैं 1 2 3 4। नाउ अब क्या कह रहा है, द स्टेट इन द एंथैल्पी आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद एंथैल्पी कितनी है 425 किलो जूल पर केजी। तो एंथैल्पी आफ्टर कंप्रेशन मतलब H2 425 किलो जूल पर केजी, ओके। द एंथैल्पी आफ्टर थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग ये हो गई कंप्लीट, थ्रॉटलिंग उसके बाद एंथैल्पी कितनी है, तो थ्रॉटलिंग तो इनिशियल जो है वही आफ्टर भी होगी, तो दैट इज 125 किलो जूल पर केजी, ओके। अब क्या कह रहा है आपसे, एंथैल्पी बिफोर कंप्रेशन, बिफोर कंप्रेशन एंथैल्पी क्या है 375, ओके। सीओपी क्या होगी, तो बच्चों सिंपल है, देखिए सीओपी क्या होती है आपकी, सीओपी इज इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर वर्क। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H1 माइनस H4 इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और कंप्रेसर वर्क क्या है H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, तो बस वैल्यूज पुट कर दो, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर विल बी H1 दैट इज 375 माइनस 125 अपॉन H2 425 माइनस 375। देखो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, that is 375 minus 125 divided by 425 minus 375 5 आ गया आप लोगों का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, द सीओपी विल बी 5, ठीक है ना। तो मैंने आपको सुबह ही कहा था बच्चों, अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उसके लिए भी साइकिल पता होनी चाहिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है, समझ आ गई बात। तो इस क्वेश्चन में भी कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी पेपरों में आए हुए हैं पहले, खासकर स्टेट लेवल्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज कैरिड आउट इन, तो इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज कैरिड आउट इन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा सा आ गया, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेंट इज कैरिड आउट इन ऐसे करके आना था ये, तो आंसर आता है कि थ्रॉटलिंग डिवाइस वो एक्चुअली पूछना चाह रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा नहीं है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना, ये पूछना चाह रहा है वो थ्रॉटलिंग डिवाइस। तो मैंने आपको कहा था डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में बच्चों थ्रॉटलिंग डिवाइस हमारा क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। द बैंक ऑफ ट्यूब्स, द बैंक ऑफ ट्यूब एट द बैक ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में बच्चों जो बंच ऑफ ट्यूब होती है उसके पीछे वो हमारी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था सुबह ही कि हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, यहाँ पे हम कंडेंसर बॉक्स दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पे कंडेंसर लंबी ट्यूब्स होती हैं, बैंक ऑफ ट्यूब, जिससे हीट जो है वो बाहर रिजेक्ट हो सके, तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसर ट्यूब्स, उसको बोलते हैं हम कंडेंसर ट्यूब्स। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग ऑफ 1000 kg ऑफ आइस, कितने टाइम में, तो आपको पता है सुबह डेफिनेशन में लिखा था इन 24 आवर्स, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the food compartment of the refrigerator is maintained at 4 डिग्री सेल्सियस by removing heat from it at a rate of 360 किलोजूल पर मिनट, तो हम कितनी हीट रिमूव कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही समझ लो से कंपार्टमेंट से, वो है हमारी 360 किलोजूल पर मिनट। इफ द रिक्वायर्ड पावर इनपुट इज 2 किलोवाट देन सीओपी विल बी, सीओपी आपको निकालनी है,
तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, बस यूनिट सही कर लो, किलो जूल पर मिनट, इसको किलो जूल पर सेकंड कर लो, दैट इज 360 अपॉन 60, दैट विल बी 6, है ना, यही है ना, दैट विल बी 6, तो 6 अपॉन 2, ये भी किलोवाट हो गया ना अब, तो 6 अपॉन 2 किलोवाट दैट इज 3, तो सीओपी विल बी 3, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ऐसे छोटे छोटे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके पेपर में, ठीक है ना, जिसको बस आपको लगाना आना चाहिए एक्सप्रेशन, और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा इसमें समझने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडेंसिंग टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर इज अ टेम्परेचर, कंडेंसिंग टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर इज अ टेम्परेचर, कंडेंसिंग टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में कौन सा टेम्परेचर होता है बताइए? कंडेंसिंग टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में कौन सा टेम्परेचर होता है? कंडेंसिंग टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर, जल्दी बताइए। तो याद रखिए, कंडेंसिंग टेम्परेचर किसे बोलेंगे? सैचुरेशन कंडेंसिंग टेम्परेचर को, जहां पे रेफ्रिजरेंट आपका लिक्विड बन जाता है, तो एट विच रेफ्रिजरेंट हैज बिकम लिक्विड। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है बिल्कुल, बस लैंग्वेज ऐसी है कि आपको लगेगा कुछ नया क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ नहीं है, सेम बात। बताओ बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट, सुबह ही बात की थी हमने फ्रॉस्टिंग की, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन इन इवेपोरेटर इन रेफ्रिजरेंट, बताइए, इज एसेंशियल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर डिजाइन, इंक्रीज हीट ट्रांसफर रेट, या रिजल्ट इन लॉस ऑफ हीट ड्यू टू पुअर हीट ट्रांसफर? बताइए कौन सा आंसर सही होगा यहां पे? फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट, अब देखो शुरू के 3 पॉइंट में तो आपको कहीं बेनिफिट नहीं दिख रहा है ना, तो हमें यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है वो क्या हो रहा है? हमारे क्या बोला था कि पुअर हीट ट्रांसफर रेट घट जाता है, क्यों घट जाता है? ड्यू टू बैड थर्मल कंडक्टिविटी, तो रिजल्ट इन लॉस ऑफ हीट ड्यू टू पुअर हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है ना, जो हीट है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो डी रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है? इन एन आइडियल ब्रेटॉन रेफ्रिजरेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट इज, ये बच्चों अभी हमने पढ़ा नहीं है आइडियल ब्रेटॉन रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्योंकि अभी हमने करनी है, ठीक है, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल हमने अभी करनी है, ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं आपको बता देता हूं, बाकी इसको कल डिस्कस करेंगे, गलती से आ गया मुझसे क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो याद रखिए, द रेफ्रिजरेंट रिमेन एज गैस, ये तो पता है ना सबको, ब्रेटॉन साइकिल में हमारी सिर्फ एयर होती है, गैस होती है, तो इसलिए जब ब्रेटॉन साइकिल की हम बात करेंगे तो उसमें रेफ्रिजरेंट जो है वो सिर्फ गैस ही रहेगा, एयर रहेगा तो एयर ही रहेगा, उसका फेस चेंज नहीं होगा, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द सीओपी ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर डैश दैट ऑफ अ कार्नोट हीट पंप, सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो है वो कार्नोट हीट पंप से क्या होती है? तो आप सबको पता है, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज, अब बता दीजिए आंसर फटाफट, रिलेशन आपको पता है, 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो इट इज लेसर देन, ठीक है ना, ये क्या होगी? लेसर देन होगी, हीट पंप की उससे 1 प्लस होती है। नाउ इन वेपर कंप्रेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन डिवाइस इज अ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेपर कंप्रेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट जो होता है वो एक्सपेंशन डिवाइस में एंटर करने से पहले कैसा होता है? इट्स अ वेट पेपर, ये भी इंपॉर्टेंट, कंडेंसर से निकलने के बाद थ्रॉटलिंग डिवाइस में जाने से पहले रेफ्रिजरेंट जो है वो कैसा होता है? वेट वेपर एट लो प्रेशर, वेट वेपर एट हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड, या लो प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड? जल्दी बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड। भाई यहां से निकल रहा ना साइकिल में, तो कंडेंसर से निकला तो प्रेशर तो हाई है अभी भी, भाई एक्सपेंशन वॉल में तो जा ही प्रेशर लो करने के लिए रहा है, तो हाई प्रेशर है, और लिक्विड निकल के रहा है सैचुरेटेड लिक्विड, क्योंकि सब कूलिंग तो हम हर जगह नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड, तो हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इंप्लाइज दैट हीट ट्रांसफर रेट एट, तो अब यहाँ पे यूनिट चेंज कर दी बस, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है? दैट इज 210 किलो जूल पर क्या? पर मिनट, है ना, 210, तो हमने पढ़ाई था तो 14,000 किलो जूल पर आवर, 210 किलो जूल पर मिनट एंड 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। सब कूलिंग अकर्स व्हेन द वेपर हैज, बताइए, सब कूलिंग अकर्स व्हेन द वेपर हैज हाई लेटेंट हीट, हैज लो लेटेंट हीट, रिमूव सेंसिबल हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट एंड हैज हाई थर्मल। भाई सब कूलिंग करने का फायदा कब है? जब रेफ्रिजरेंट जो है उस हीट को भी एब्जॉर्ब करे, है ना, सब कूलिंग का फायदा तभी है जब रेफ्रिजरेंट जो है उस हीट को भी एब्जॉर्ब करे, तो वो हीट कैसी हीट होगी? सेंसिबल हीट होगी या लेटेंट हीट होगी? जल्दी बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये, सेंसिबल हीट होगी या लेटेंट हीट होगी? तो ऑब्वियस ही बात है, लेटेंट हीट तो वो फेस चेंज करने में यूज करेगा ना, जब वो लिक्विड से वेपर बनेगा तो वो लेटेंट हीट का यूज करेगा, लेकिन अगर वो ठंडा है लिक्विड, उस ठंडे लिक्विड को गर्म लिक्विड पे आने के लिए भी अगर वो उस हीट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हीट कौन सी है? सेंसिबल हीट, तो वो रेफ्रिजरेंट जो है वो सेंसिबल हीट को भी एब्जॉर्ब करेगा और लेटेंट हीट को भी, तभी तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा ना सब कूलिंग से। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिमूव सेंसिबल हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, तो सब कूलिंग अकर्स व्हेन द वेपर रिमूव्स सेंसिबल हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट।
क्लियर है, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर ट्यूब्स इन अ फ्रीऑन रेफ्रिजरेशन प्लांट आर मेड ऑफ, ओ ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा भी ज्यादा आ गया, ठीक है, फ्रीऑन वाला सिस्टम तो अभी कुछ पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, पर चलो अब आ गया है तो इसका आंसर आप लोग याद ही रख लो फिलहाल तो, दैट विल बी कॉपर। द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर ट्यूब्स इन अ फ्रीऑन रेफ्रिजरेशन प्लांट इज अ मोस्ट कंडक्टिव, दैट इज कॉपर। इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड टू, अब देखो लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर, ये कौन सा हीट एक्सचेंजर है, वही जो हमने कहाँ लगाया था, सब कूलिंग के लिए लगाया था, तो किस लिए यूज करेंगे, तो आप आंसर यहाँ कर सकते हैं वीसीआरएस में अगर मैं हीट एक्सचेंजर यूज कर रहा हूँ, लिक्विड हीट एक्सचेंजर, तो मतलब लिक्विड को ठंडा करने के लिए, तो वो हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या के लिए यूज कर रहे हैं, तो पहले तो सब कूलिंग के लिए कर रहे हैं, तो आंसर मतलब किसमें से होगा, सी और डी में से आंसर होगा। अब सब कूलिंग के लिए किस में यूज कर रहे हैं, जो कंडेंसर से निकल रहा है या जो इवेपोरेटर में जा रहा है, तो याद रखिए सब कूलिंग में हम कर रहे हैं जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिविंग डे कंडेंसर, जो कंडेंसर से निकल रहा है उसे सब कूल करने के लिए, तो तब हम हीट एक्सचेंजर का इंस्टॉलेशन करते हैं। क्लियर है, तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हमारे पास समाप्त हुआ, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थोड़ा सा स्पीडली मैंने सेशन लिया है, जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो प्लीज इस सेशन को जरूर देखिए और दोबारा देखिए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट सेशन, जितना भी हमने सुबह पढ़ा है उसी पे बेस्ड ही हमारा सेशन था। चलिए थैंक यू वेरी मच गाइस, और प्लीज 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 मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ना, अब तो मतलब ये हो गया कि हर तरह का बच्चा है जिसके हर चीज बात समझ में नहीं आती है, बार बार बोला कि जो फ्री मॉक टेस्ट होता है उसको लिखने का मतलब फ्री ऐसे ही थोड़ी ना है, मैं अगर 100 रुपीज चार्ज लिख रहा हूं तो मतलब ऑब्वियसली बात है फ्री कहीं को क्यों बोलूंगा, इसलिए तो बोलूंगा ना कि वो 100 नहीं देना है, तो उसके लिए मैंने कहा कि कूपन कोड आपको MIEFREE टाइप करना है, जैसे ही टाइप करोगे अमाउंट 0 हो जाएगा। फिर भी कुछ बच्चे दोबारा से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब मेरे समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुम्हारे पैसे बचाऊं मैं, क्योंकि अब तुम्हारे पैसे बचाना मतलब कुछ लोगों को तो इतनी आतुर है कि वो ये पढ़ भी नहीं रहे हैं, सीधा 100 रुपीज भेजना शुरू कर दे रहे हैं। तो पिछली बार भी 3-4 के पैसे वापस कर करके मैं थक गया था, तो इस बार भी ऐसी कोई मुसीबत ना हो, तो उस खतरे को टालने के लिए मुझे, क्योंकि फिर कुछ बच्चे भेजने लगे थे कि सर मैं 100 रुपए इसमें से कटा रहा हूँ ये वो, तो अब आपके बात समझ में नहीं आती है तो कैसे रीजनिंग करोगे, क्या करोगे, मेरे समझ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने अब वापस 1 रुपये कर दिया, ताकि कटे तो मैं ये 1 रुपये वापस नहीं करूंगा भाई किसी का भी, ठीक है। अब मुझे मजबूरन वो 1 रुपये करना पड़ा, 100 रुपये कम से कम दिखने में तो अच्छा लग रहा था, देना थोड़ी ना था किसी को, लेकिन फिर भी कुछ के समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने 1 रुपये कर लिया। अब कूपन लगाओगे तो 1 रुपये भी बचेंगे, और बचाओ क्योंकि 1 रुपये से किसी का भी बेनिफिट नहीं होना है यहाँ पे, तो कूपन लगाओ तो 1 रुपये भी बचेंगे, और ज्यादा ही आफत है कुछ की खर्च करना ही है तो भैया 1 रुपये खर्च कर लो, ठीक है ना, मुझे आपको वो 1 रुपये वापस नहीं दूंगा मैं किसी के भी, ठीक है ना भाई, समझ आई बात, क्लियर है। तो ये चीज याद रखो, तो ये आपके पैसे बचाने के लिए मुझे वापस 1 रुपये करना पड़ा चार्ज, नहीं तो 100 रुपये कितना अच्छा दिख रहा था, 100 रुपये दुनिया को लगता 100 रुपये यार कौन ले रहा टेस्ट, 100 रुपये में एक टेस्ट कौन देगा, तो कम से कम वही जाता जिसको पूरी इन्फॉर्मेशन, जो मतलब हमसे कांटेक्ट में था वो देता पहले, क्लियर है। चलिए खैर जो भी है, तो प्लीज साइट में जाइए www.makeiteasy.hub.com में जाइए, रजिस्टर्ड करिए अपने आप को, अगर रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करिए, लॉगिन करके पहुंचेंगे ऊपर मेन्यू में लिखा होगा टेस्ट सीरीज करके लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, या मॉक टेस्ट सीरीज जो भी है उस पर लिखा होगा, उस पर आपका फ्री मॉक टेस्ट होगा पहला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करेंगे फ्री टेस्ट पे, तो फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पहला टेस्ट दिखाई देगा, उसके नीचे ऑप्शन होगा बाय नाउ, तो बाय नाउ वाले को बाय करिए विद कूपन, 1 रुपये भी बचेंगे आपके, क्लियर है। चलिए तो आपके कंफ्यूजन कितने कम करूं मैं, तो ये चीज फिर भी दिक्कत है। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो भैया ऐसे फालतू के 100 रुपये मत दो, ठीक है, पैसे वहीं खर्च करो, मैं भी आपसे पैसा अगर किसी चीज का लूं कभी इन फ्यूचर तो वो उसी चीज का लूंगा जो वर्थ होना चाहिए, कम से कम अगर 10 रुपए की चीज ले रहा हूं तो वो कम से कम 10,000 रुपए की वर्थ हो उसकी, तब जाके उसका पैसा आपको देके फायदा है। अभी इसमें भी अगर तुम 500 रुपए 100 रुपए ऐसे फूकोगे तो क्या फायदा है, इसीलिए 1 रुपये है, गलती भी होगी तो 1 रुपये की होगी। डाउट कहां पर पूछे बच्चों, रौनक सिंह जी मैंने आपको कहा था टेलीग्राम में पूछे, शायद आपने अगर पूछा भी है पता नहीं, मैंने देखा नहीं है क्योंकि कल 2 दिन से मैंने टेलीग्राम नहीं देखा है, सिर्फ बहुत इमरजेंसी बच्चों के मैसेज किए हैं, लेकिन रौनक सिंह जी प्लीज आपके मैं डाउट देखूंगा, आप टेलीग्राम पे 812639988828 8126398828 पे मैसेज करिए, और प्लीज आपने 2-3 बार मैसेज कर दिया तो मुझे बुरा लग रहा है, तो अपना नाम रौनक सिंह भी लिख के करें, अब ऐसा ना हो कि सारे बच्चे रौनक सिंह लिख रहे हैं, ठीक है ना, कि मेरा डाउट देखेंगे, क्लियर है।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और एक करेक्शन और बच्चों, मैंने बोला ना मैं कमेंट थोड़ा बाद में पढ़ता हूँ आपके, तो एक मिस्टेक सुबह मॉर्निंग में हुआ। मॉर्निंग में क्या मिस्टेक हुआ, जो मैंने लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, हम मेल्टिंग ऑफ आइस कर रहे थे, वो दिमाग में रेनकाइन साइकिल इतना भर गया, मेल्टिंग ऑफ आइस कर रहे थे, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस कर रहे थे ना हम लोग, तो मेल्टिंग ऑफ आइस दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, उसे फ्यूजन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे गलती से वेपरेशन दिया है, वेपरेशन थोड़ी ना होगा, मतलब मेल्ट कर रहा हूं मैं आइस को। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जब निकाला मैंने 14 मिनट करके 14-40 सेकंड में, तो आप देख लीजिएगा वो चीज। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं है, तो पता नहीं शायद आपने कमेंट किसी ने किया भी होगा, मेरा ध्यान नहीं गया, तो मैंने गलती से वेपराइजेशन लिखा है उसे, बट इट्स अ फ्यूजन, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, दैट इज अ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, जो हमने लिखा था ना 336 किलो जूल के आसपास, वो फ्यूजन कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, उसे वेपरेशन हटा के, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट 1 में भी लिख दिया है, बट इतना ध्यान रखिएगा दैट विल बी फ्यूजन। ठीक है, दैट इज अ बिग मिस्टेक, क्योंकि वो वेपरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेपरेशन होता है जब लिक्विड से वेपर बनता। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात थी, बट यू नो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन फॉर एवरीवन, इंक्लूडिंग मी।